हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 11 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं। एक आर्टिकल कनेक्टेड है प्रीवियस आर्टिकल से, जो मैंने आपको समरी दे दी है। मैं आपको उसका एक वर्बल एक्सप्लेनेशन बता दूंगा क्या कैसे है वो, ठीक है। पहला आर्टिकल बात करता है 22nd ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो हुई है उससे कनेक्टेड है, जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। इसी से कनेक्टेड जीएस पेपर 2000 में सवाल आया था, एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी एंड ऑल्सो इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटी। 2008 में भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो दिस शोज कि यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। दिस इज द रीज़न अगर मैं कभी 1998 का भी सवाल ले रहा हूँ तो उससे कनेक्टेड थीम रिपीट होने के हाई चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आधार को भी वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कंसीडर करना स्टार्ट करें। जैसा हमें पता है बिहार के असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक बिगिनिंग से समझाऊंगा। पहली बात ये है क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लास्ट टाइम कब हुआ था, फिर इससे कनेक्टेड क्या प्रीलिम्स में सवाल आ सकते हैं या क्या आए हैं, फिर इससे भी कनेक्टेड यूपीएससी में प्रीलिम्स में कैसे सवाल आए हैं। इवन दो इससे सवाल जो आया है पीवाईक्यू में वो भी मैं शो करूंगा आपको। तो जितने भी मैं आर्टिकल्स लेता हूं हमेशा ध्यान रखिए क्वांटिटी पे कभी फोकस नहीं होता। आई विल मेक श्योर कि अगर आपने एक आर्टिकल भी पढ़ा है तो उससे आपको स्टैटिक नॉलेज इतनी ज़्यादा होगी दैट यू विल फील फॉर अ मोमेंट कि आपने एक एक्सटेंसिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन को गेन की है, ठीक है। थर्ड आर्टिकल बात करता है नेपाल में फ्लड आया है, ठीक है। तो उससे कनेक्टेड ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट को लेकर के है। तो टॉपिक ही डिजास्टर, बट इसमें जीएस पेपर 2 भी मैं डालूंगा कि किस तरीके से ये जियोपॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करेगा। जियोपॉलिटिक्स इन द सेंस चाइना और इंडिया का रिलेशन किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, नेपाल इंडिया का रिलेशन किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या स्टेक पे है इंडिया का, अगर नेपाल में फ्लड आए हैं तो इंडिया में कैसे फ्लड आ सकते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है, क्योंकि ऐसे ही रिसेंट फ्लड आपने देखा होगा केरला में आए हैं, फिर फ्लैश फ्लड की खतरा जो है उड़ीसा में भी आया था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। तो ये ब्रॉडर टॉपिक जो होते हैं, आर्टिकल छोटे से ही होते हैं लेकिन मैं उसको एक्सटेंसिव आपके लिए कर देता हूँ, जिससे आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड नॉलेज, एक जिसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में नॉलेज गेन हो सके। एंड आई विल मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास केवल ये 3 आर्टिकल की न्यूज़ ना हो, बल्कि एक प्रॉपर फॉर्म में जिसे बोलते हैं ना डिटेल्ड नॉलेज होगी कि आखिर इस आर्टिकल से किस तरीके से आपको की पॉइंट्स निकालने हैं अपने मेंस में लिखने के लिए, किस तरीके से प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे कनेक्टेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको भी मैंने खाली आप पढ़ लीजिए। बाय द एंड ऑफ दिस आर्टिकल आप इस सिचुएशन में होंगे कि आप प्रॉपर तरीके से इन सभी आर्टिकल्स को समझ सकें, इनके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से आंसर लिख पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए, अब हमारा आर्टिकल आता है। पहला आर्टिकल जीएस पेपर 2 आपको पहले बताया फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो स्पेशल सेक्शन है जीएस पेपर 2 में। अब मैं आप आज से मैंने थोड़ा सा नया तरीका स्टार्ट किया है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये चीज़ इस तरीके से समझ में आ रही है, इसी चीज़ को मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। जो भी आपके रिव्यू सजेशन हो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर टू इम्बाइब ऑल दोज थिंग्स इन द फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस। देखिए हुआ क्या, मिस्टर अमित शाह ने 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल को कहीं ना कहीं एक बहुत ही, आप कह सकते हैं एक रिमार्केबल कहा है, क्योंकि इसमें जो 4 ईस्टर्न स्टेट्स हैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जिसमें झारखंड को एक तरीके से चीफ रखा गया था, ये पूरी की पूरी जो जोनल काउंसिल है ये कंप्लीट हुई है। और इससे जो कंप्लीट इसका कंक्लूजन निकला है वो बहुत ही सक्सेसफुल तो नहीं कहेंगे बट ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं जो कि सेंटर पे नहीं है। तो इस वजह से कई बार सवाल उठता है कि आपस में कंसेंसस नहीं आ पाता। बट इस जोनल काउंसिल जो हुई है इसको कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी ये चीज़ कही है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, मतलब सेंटर और स्टेट में एक ऐसा कोऑपरेशन होना जिससे
पब्लिक इंटरेस्ट फुलफिल किया जा सके, ये तो बेसिक मतलब होता है। फिर फेडरलिज्म किस तरीके से इश्यूज पैदा करता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसका की हाइलाइट्स क्या है? की हाइलाइट्स पे पहले तो जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं वो सारे डिटेल में डिस्कस किए गए। मतलब जनरली यही होता है ना, काउंसिल तो हो रही, मीटिंग हो रही, लेकिन बोलते वही मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं, कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन भले ही ना निकले, लेकिन डिटेल डिस्कशन हुआ है हर एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और उस टॉपिक में जो मेजर होते हैं मैटर वो क्या है, एक मसनजोर डैम के ऊपर, तैयबपुर बैरेज और इंदिरापुरी। मैं डिटेल में आपको इंदिरापुरी रिजर्वायर के ऊपर समझाऊंगा क्योंकि ये ज़रूरी है आपके यूपीएससी के लिए। इससे प्रीलिम्स में भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, मैं कनेक्ट करूंगा। फिर मेंस में किस तरीके से रिजर्वायर की रेलेवेंस है, जीएस पेपर 3 में एक स्पेशल सेक्शन है कि इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन का सिलेबस भी आपको मैं दिखाऊंगा, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे क्यों मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। जो डिस्कशन हुआ है इस काउंसिल में, उसमें डिस्कस किया गया किस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिवीजन होगा। जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं बिहार में, झारखंड में, इनको किस तरीके से हम इसका डिवीजन किस तरीके से करेंगे, या फिर जो इश्यूज इसमें प्रिवेल कर रहे हैं उसका सोल्यूशन किस तरीके से एक कॉमन कंसेंसस पे आके करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, यहाँ भी वो चीज़ हाईलाइट की गई है कि भले ही आप अपोजिशन में हो लेकिन आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो बिल्कुल कॉमन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जो क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 2013 में सवाल आया था। कल मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की लिस्ट बनाना, तो जब आप लिस्ट बनाओगे तो कल भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि कौन सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्ट्रेट अभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के अक्सर कुछ स्पेसिफिक ट्रैप्स होते हैं पॉलिटी में, क्योंकि उसके बाहर वो कर ही नहीं सकते हैं। उसको परफेक्टली या तो राइट बनाना होगा तो परफेक्टली रॉन्ग बनाना होगा, और हमारे दिमाग में एक बेसिक एक वो जैसे हम कहते हैं ट्रिक बैठा के रखे होते, नहीं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिख के आए वहाँ गलत कर दो, जहाँ पे लिखा हो कि नहीं एक्सेप्ट दिस नन ऑफ दिस, तो ऐसा जो लिखा हो उसको गलत कर दो। बट ये सारी चीज़ें अब यूपीएससी इससे रेसिस्टेंट हो चुका है, अब इससे एक स्टेप फर्दर जाके उसी में से लूप होल्स निकाल के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। एग्जांपल आपके सामने है जो रीसेंट पेपर्स आ रहे हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन एंड जोनल काउंसिल, तो इन तीनों का क्या मेंशनिंग कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, या आपको पता करना होगा। तो अगर स्ट्रेट अवे बोलूँ तीनों की नहीं है, लेकिन अब आपको ये पता करना है कि अगर तीनों नहीं है तो इसमें से स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या कोई, ये भी पता करना है। व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ऐसी बॉडीज जो कि पार्लियामेंट के एक्ट में बनाई गई हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ना बनाई हो, पार्लियामेंट ने अपने एक्ट के द्वारा उसे बनाया गया हो। एग्जाम्पल क्या है जो रिसेंट में चल रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, किसके द्वारा? आप नोटिस किए होगे कि आपको पीएमएलए में कितना ज़्यादा इसको रखा जाता है कि नहीं। तो ये सारी क्या है बॉडीज, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। और कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज है? सीबीआई, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जांपल इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? यूपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है। तो आपको एक लिस्ट जब बनाएंगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी कि आर्टिकल है तो छोटा सा है ना, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर स्टेट्स आज के समय इतना ज़्यादा अलग अलग क्यों हो रखे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है पूरा, क्यों स्टेट्स का इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी इस समय हो रखा है। जोनल काउंसिल्स बनाई गई हैं, बट जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय सिचुएशन कैसी थी, या किस तरीके से आज जो करंट हम बाउंड्रीज देख रहे हैं स्टेट्स की, पहले कैसी बाउंड्रीज थी, वो कैसे एग्जिस्ट कर रही थी, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो बैकग्राउंड में सबसे पहली कमीशन धर कमीशन बनी थी 1948 में, जिसमें लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भी इसको कहा जाता है, एसके धर ने इसको लीड किया था। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था ये देखना कि क्या स्टेट्स को हम लैंग्वेज के आधार पे डिवाइड करें या नहीं करें। तो इन्होंने इसको मना कर दिया था कि नहीं होना चाहिए, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से हमें स्टेट का डिवीजन करना चाहिए। फिर जेवीपी कमेटी आई, जेवीपी कमेटी होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी अगेन उस चीज़ को समझा पूरी तरीके से, क्या हमको लिंग्विस्टिक स्टेट हिसाब से बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इन्होंने भी इसको इनकार कर दिया, क्योंकि अगर जो साउदर्न स्टेट्स थे दे वर ऑलवेज डिमांडिंग कि नहीं हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। और अगर वेस्टर्न स्टेट देखो तो गुजरात महाराष्ट्र में बहुत टसल चलता था कि हमें एक सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, जो कि फर्स्ट टू कमीशन ने इस चीज़ को मना कर दिया। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बोलते हैं ना वहाँ पे इतने वो हुए, एक तरीके से हम कह सकते हैं वॉयलेशंस हो रहे थे साउथ इंडिया में, इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। तो फाइनली
आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना जो कि तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स भी कहा गया, ठीक है। अब इस जब पहला आंध्र प्रदेश बन गया तो इसने ट्रिगर कर दी और भी स्टेट्स की डिमांड को। उन्होंने कहा भाई जब आंध्र बन सकता है तो हमें ही बना चाहिए। तो फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई 1953 में, जिसमें 3 लोग थे, आपको इसको दिमाग में बैठा लेना है। पहला फजल अली, के.एम. पानीकर एंड एच.एन. कुंजरू। इन तीनों लोगों ने एग्जामिन किया कि क्या स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ होगी तो कहीं ना कहीं जो यूनिटरी फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। कहा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करो, बट एक क्राइटेरिया रख दो कि लोगों को थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए। तो इसी के रेफरेंस में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डाला गया, जो कि 56 में आया। ABCD क्लासिफिकेशन होता था पहले, आप नोटिस करोगे, जिसमें मतलब जो स्टेट्स थे हमारे वो ABCD क्लासिफिकेशन के हिसाब से डाले गए थे। इसमें ए में डाला गया था मतलब डिफरेंट डाला गया। इसमें एग्जांपल्स ब्रिटिश प्रोविंसेस डाले गए थे, फिर डाले गए थे प्रिंसली स्टेट्स डाले, जो यूनियन के द्वारा कवर किए जा रहे। तो ये सारी स्टेट्स का डिवीजन किया था। अब आपका काम ये है कि आप अपनी लक्ष्मीकांत को उठाइए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की पहले चैप्टर है उसको खोलिए और देखिए ABCD क्लासिफिकेशन जो हुआ था, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट एक आइडिया कहीं ना कहीं लग जाएगा कि किस तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये आ गया। तो जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956, तो उसमें उन्होंने 5 जोनल काउंसिल्स भी बनाई, जिसमें 15 to 22 सेक्शंस डाले गए, ठीक है। अब सवाल उठता है, आप सोच रहोगे सर आपने आखिर बताया, क्योंकि बात चल रही जोनल काउंसिल की। अब जोनल काउंसिल कैसे आई, हाउ डिड इट, या हाउ डज इट, हाउ आर वी सीइंग इट टुडे, बिकॉज नाउ द करंट सिचुएशन इज वी आर seeing zonal councils happening across India alternatively, but on the meantime it becomes very much necessary for us to understand how it came in existence। तो ये सवाल का जवाब के लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से आई। अब अगर आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही नहीं पता होगा तो उसके लिए वो पीछे से कनेक्ट होगा। दिस इज द रीजन मैंने आपको ये सारा का सारा एक बार बहुत ही अच्छे से समझा दिया। धर आया, JVP आया, ये आया, तब फाइनली ये आ गया, ठीक है। अब जोनल काउंसिल 1956 में आई क्या, ताकि कोऑपरेशन प्रमोट किया जा सके स्टेट्स और सेंटर के बीच में, यही मेन था। जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब कॉमन हो सके। ऐसा ना हो कि मान लो दिल्ली यहाँ पे है, फिर यहाँ पे साउथ इंडिया, इन दोनों में आपस में इंटीग्रेशन ही ना हो। तो ये चीज़ रहे, और मेन चीज़ देश हमारा यूनाइट रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेजर रीज़न है। कभी भी आपसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू फेडरल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हमेशा कुछ भी ना याद हो, एक चीज़ डालो, जोनल काउंसिल, क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती है हमारे कंट्री के इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि इससे कनेक्टेड प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था। सवाल क्या पूछा गया था कि जो जोनल काउंसिल्स होती हैं उसके मेंबर्स कितने होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स उसमें भाग लेते हैं। इसी के साथ आपने नोटिस किया होगा जो ट्राइबल काउंसिल होती है, मतलब आई फील शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर सवाल था, या शेड्यूल, आई थिंक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर सवाल आया हुआ था, ठीक है। आप एक बार चेक करिएगा, प्रीलिम्स में एज इट इज सवाल था, जहां पूछा गया था कि कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं। एग्जाम्पल में गवर्नर डाला गया था, प्राइम मिनिस्टर डाला गया था, होम मिनिस्टर डाला गया था, ऐसे करके उन्होंने दिया था यूपीएससी में, ठीक। जब मैं यूपीएससी की सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए तो वहाँ पे मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। बट अभी हम जोनल काउंसिल की बात करें तो चेयरमैन, होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन रहते हैं, ठीक है। वाइस चेयरमैन कोई भी CM रोटेशन बेसिस पे होता है। मान लो अगर ये आपका ईस्टर्न जोनल काउंसिल हुई तो इसमें झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाली जो स्टेट्स हैं, इसमें से एक मेंबर रोटेशनल बेसिस पे बन जाएगा वाइस चेयरमैन। इसमें सारे CM भाग लेते हैं, ऑल दो 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट होते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वहाँ का। प्लानिंग कमीशन जो कि अभी नीति आयोग है वो भी एज अ एडवाइजर काम करती है इसके लिए, ठीक है। अब ये जोनल काउंसिल होगा, हमारे लिए ज़रूरी कि जोनल काउंसिल है कहाँ कहाँ। एक तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल जहाँ पे अभी हुआ, कौन कौन से स्टेट्स हैं उसके अंदर, वो स्टार्ट करने से पहले चलो नॉर्दर्न समझ लेते हैं। नॉर्दर्न में कौन कौन है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़। अब ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन यूपीएससी में डाल सकते हैं इन नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, या बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश इज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। तो जैसे ही आप सुनोगे आपको लगेगा हाँ उत्तर प्रदेश तो नॉर्थ इंडिया में है, तो पक्का फिर वो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का
हिस्सा होगा ही होगा, लेकिन वो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का हिस्सा नहीं होती यूपी, वो सेंट्रल जोनल काउंसिल का है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। वो डाल सकते हैं कि उत्तराखंड जो है वो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का हिस्सा है, तब भी देख के लेगा हाँ हाँ यार नॉर्थ में तो उत्तराखंड भी तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंट्रल रीजन का ये है, नॉर्दर्न रीजन का ये है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ये रीजन कवर हो रहा है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो उसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको दिमाग में, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टेट्स को अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कौन कौन से स्टेट्स हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो वो नॉर्दर्न वेस्टर्न दोनों के डिस्कशन में वो भाग लेता है। ठीक है, राजस्थान का रीजन भी आपको पता है, एरिया देखो लेना बड़ा स्वाभाविक है उसके लिए। ठीक है, सदर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो जितने सदर्न स्टेट्स हैं सब कवर होते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी। और कवर होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाटर के बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट बहुत है। एग्जाम्पल के लिए आपने कावेरी वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा सुना होगा, है ना। तो ये सारे शो करते हैं कि अगर दो स्टेट्स में आपस में टसल चल रहा है तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करने का एक ही तरीका है, जब बीच में एक बड़ा इंसान कोई बैठा हो। वो बड़ा इंसान कौन है? सेंटर है। तो सेंटर के होम मिनिस्टर बैठते हैं आकर के, तो वो कहीं ना कहीं लोग आपस में डिस्कशन कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं तो गलत हो जाएगा, वो होम मिनिस्टर रहते हैं उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो 1971 में आई। क्वेश्चन कैसे दे, मैं जब जब बोल रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, तो अपने दिमाग में आप रखिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लूप बनाता है यूपीएससी ट्रैप के लिए। तो क्वेश्चन में दे सकते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, या ऐसे दे सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज फॉर्म्ड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्पेशल एक्ट के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के अंडर बनी है, जिसमें सारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंक्लूड किया गया। कौन कौन से? अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन प्लानिंग और डेवलपमेंट करना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। आई होप आपको ये आइडिया पूरा लग गया होगा कि कितनी काउंसिल्स हैं। देखिए टॉपिक शुरुआत कहाँ से किया था मैंने? बहुत ही बेसिक से शुरुआत किया था कि ये काउंसिल हुई है। यहाँ देखो कि बस इतना इतना पढ़ के खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे आपको मैंने समझाया। लिखा हुआ ना 27th जोनल काउंसिल ये हुई है, रिप्रेजेंटेटिव 4 इतने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है, तो ये नहीं पूछा गया अमित शाह है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो जोनल काउंसिल होती है उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। फिर उसमें एलिमिनेट करने के लिए डाल दिया जाएगा कि कौन कौन से नहीं, तो वो मेंबर डालेंगे जो नहीं हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको एक मल्टी डायमेंशनल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आइडिया आपको पूरा का पूरा लग गया कि आखिर कैसे काम कर रहा है। अब इसके अंदर एक चीज़ मैंने बताई कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर ये जो इंदिरापुरी डैम है, इंदिरापुरी रिजर्वायर है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ोगे, ये तो सिर्फ जो करंट में न्यूज़ चल रही है वो लिखा है ना कि लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज में इंदिरापुरी रिजर्वायर है, तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हाँ ये बताइए कि लॉन्ग पेंडिंग इशू कहाँ कहाँ चल रहा है। आपको लगता है यूपीएससी ऐसा सवाल पूछेगा? वो इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में जाता है, और ये बात आपको ही पता है अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे। तो आज मैं प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव को कवर करूंगा। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। अब यहाँ पे क्या होता है जनरली कि एक सेकेंड, आई डोंट नो ये नीचे, हाँ चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं कि जो इंदिरापुरी रिजर्वायर की बात होती है ये किस चीज़ की। पहली बात तो रिजर्वायर और डैम क्या होता है मैं ये भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझिए डैम क्या होता है। डैम का मतलब होता है, मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं, ये रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है और यहाँ बीच में इन्होंने आके एक डैम बना दिया। तो डैम का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर को रोकने को हम डैम कहते हैं, दैट्स ऑल। अब जब यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी तो पानी जो यहाँ से फ्लो हो रहा होगा यहाँ पे क्या होगा? इकट्ठा होगा, रिजर्व होगा। तो जो पानी इकट्ठा हो रहा है डैम बनाने के बाद उसी को रिजर्वायर कहते हैं हम लोग। डैम मतलब समझ में आ गया आपको, रिजर्वायर समझ में आ गया। डैम क्यों बनता है? मेजर पर्पस आपको पता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये होता है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ पे कि रिजर्वायर भी बनते हैं जिससे ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है ये पानी वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जा सके। फिर यहाँ पे उसके लिए एग्रीकल्चर सप्लाई के लिए, एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं उनको करने के लिए वाटर सप्लाई किया जाए, काफ़ी होते हैं। फिर मैं आपको अभी समझाऊंगा टाइप्स ऑफ इरिगेशन को भी फ्लो में।
ठीक है। अब जो सोन रिवर है उसके बारे में समझते हैं। सोन रिवर के ऊपर ये इंद्रापुरी रिजर्वायर जो है वो बना हुआ है। सोन रिवर अगर आप नोटिस करेंगे तो अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से राइज होती है। ये गंगा की राइट ट्रिब्यूटरी है और सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आफ्टर यमुना। कौन सी? सोन रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फ्लो पाथ क्या है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टेट से पास होती है। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया था, नॉट ऑन सोन बट पूछा गया था कि रिवर्स को आप सीक्वेंस में अरेंज करिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जहाँ पे गोमती एग्जाम्पल दिया था, घाघरा एग्जाम्पल, मतलब ऐसे 4 रिवर दिए थे उन्होंने एग्जाम्पल में। वो एनसीईआरटी से फ्रेम हुआ क्वेश्चन था। तो हमें स्टेट्स पता होने चाहिए कौन कौन से स्टेट से रिवर फ्लो कर रहा है। बोलो सर सोन रिवर इंपॉर्टेंट है। देखो अगेन स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब ये नहीं कि इंद्रापुरी रिजर्वायर क्या है, इंद्रापुरी रिजर्वायर कहाँ पे है पहली चीज, फिर कौन सी रिवर पे है, कोई ना कोई रिवर तो बना होगा, तो सोन पे है। कौन कौन से स्टेट से सोन पास हो रही है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। अब इसका फीचर क्या है? सोन रिवर का फीचर जनरली ये होता है, सोन में जो चैनल होता है, चैनल मतलब जो इसकी विड्थ होती है काफ़ी वाइड कही जाती है। और जब वाइड विड्थ होती है, जब रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, लेट्स से ऐसे फ्लो करता है, फिर जब अपना कोर्स चेंज करता है रिवर, ये इधर को जा रहा है अब इधर करेगा, तो यहाँ पे बहुत सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसी जो सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होते हैं उसी को हम लोग एल्यूवियल फैंस कहते हैं। एल्यूवियल फैंस मतलब ये है कि जब रिवर बह रहा होता है और वो अपना कोर्स चेंज करता है, तो जो रेसिड्यू मटेरियल सेडिमेंट्स, या जिसे हम कहते हैं मिट्टी समझ लो, एक तरीके से बालू होता है ऑल्दो, तो जो बालू इकट्ठा हो जाती है उसी को हम लोग एल्यूवियल फैंस कह देते हैं कहीं ना, क्योंकि वो बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। और जब प्रोडक्टिव है तो अगेन इलीगल माइनिंग भी होगी। तो एनजीटी, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसने इलीगल माइनिंग जो सोन रिवर पे बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे हो रही थी, माइनिंग कंपनीज कर रही थी, उस पे लास्ट मतलब हो गया 1-1.5 साल, तो उसके ऊपर उसने रोक लगा दिया था एनजीटी ने। आप इसको कनेक्ट करते चलिए, एनजीटी भी तुरंत दिमाग में आना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑब्जेक्टिव है कि जो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड जो इश्यूज होते हैं, उसके एक तरीके से बोलो एनवायरनमेंट का कोर्ट है ये। ठीक है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें एनवायरनमेंट शामिल है, कोई इशू है, तो उस चीज़ के ऊपर वो एक तरीके से केसेस को रिजॉल्व करता है, जजमेंट देता है। क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो डिसीजन देता है फाइनल है, कंक्लूसिव है? क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकता? आंसर इज नो, उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील ली जा सकती है। और कैसे ट्रिब्यूनल है? कंज्यूमर फोरम भी, जो कंज्यूमर कोर्ट सुनते हो वहाँ पर भी बना हुआ है। ऐसे कई टाइप्स के ट्रिब्यूनल बने हैं। जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे मैं आपको समझाता जाऊँगा। सिग्निफिकेंस आपको बता दी कि क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की। सोन रिवर पे इरीगेशन बहुत सपोर्ट करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जैसे इंद्रापुरी बताया, बाणसागर जो कि मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ भी बहुत रिलेवेंस इसका आ जाता है। प्लस सोन रिवर एक नेचुरल बाउंड्री बना देता है बिहार के रीजन में। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक सोन रिवर के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू एक दे दिया है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है मेजर, उस पर देख लो। बाणसागर, रिहांद, इंद्रापुरी बैरेज, ठीक है, बिहार में है ये। और ये क्या करता है, जो सोन का वाटर होता है उसको वो कैनल में ट्रांसफ़र कर देता है इरिगेशन पर्पस के लिए। कैनल मतलब क्या होता है? कैनल मतलब नाला समझ लो। मान लो आप एग्जांपल समझिए, कैनल अभी क्योंकि आगे मैं समझाऊंगा, ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये रिवर का नॉर्मल कोर्स है इस वे में। अब यहाँ पे एक खेत है एक्स, अब इस खेत में पानी चाहिए, सूखा पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब रिवर तो इस डायरेक्शन में बह रही है, पानी इधर लाना है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे खोदती है, एक नाला बना देती है ईंटों का। तो जो नाला बनाएगी, तो नाला जो यहाँ पे आएगा, इसी को हम लोग कहते हैं कैनल। ठीक है, इसी से कनेक्ट तुरंत करिए, इरिगेशन से कनेक्टेड वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे होती थी हिस्ट्री में, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाँ धोलावीरा काफ़ी इस चीज़ के लिए फेमस है। धोलावीरा है तो लोथल को भी दिमाग में डालिए कि उसे पोर्ट भी कहा जाता था। इसमें एंशियंट हिस्ट्री आपकी कवर हो गई। ठीक है, अब मेन चीज़ यहाँ पे सिर्फ इंद्रापुरी बैरेज, एक बार बाकी आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा उसमें। अब देखो यहाँ पे जीएस पेपर 3 के सिलेबस को मैंने हाईलाइट भी कर दिया, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आखिर क्या है इसमें, देखिए पढ़िए ध्यान से। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स ये लिखा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे आप नोटिस करिए कि लिखा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड टू रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स। आई थिंक यहाँ पे यहीं पे कहीं लिखा हुआ था विद रिगार्ड टू इरिगेशन फैसिलिटीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट अ सेकेंड, इफेक्ट ऑफ लिबरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट अ सेकेंड, आई एम ऑल्सो रीडिंग विद यू ओवर हियर। हाँ ये एग्जैक्टली
देखिए दिख ही नहीं रहा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज, राइट। अब इसके लिए ये रिलेवेंट बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि जो अभी मैं आपको इंद्रापुरी समझा रहा हूँ वो इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक इरिगेशन सिस्टम का स्टोरेज ही तो है। आप आपसे क्या पूछेंगे, इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, आप बोलोगे स्माइल लेके सर इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पानी का यूज़ किया जाता है खेती करने के, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं होता। आपके पास करंट नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिक नॉलेज को यूज़ करने के लिए। स्टैटिक नॉलेज तो बेसिक ही है। अब क्वेश्चन क्या है कि वाई डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स आर बिल्ड, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अब यहाँ पे आप मेंस में देखिए कि इरिगेशन और इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज की बात हो रही है, तो पहला क्वेश्चन आता है ना, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड इरिगेशन, हमें चाहिए क्यों आखिर इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज का, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही ना। तो उसका पहले रीज़न है इरिगेशन के लिए। वाटर को मैंने आपको बताया क्या होता है आपका रिजर्वायर, जब डैम को बनाया जाता है तो वाटर जो स्टोर है रिजर्वायर कहते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। इरिगेशन मतलब क्या होता है, इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से खेतों में पानी को डालना। खत्म। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल, मतलब हम अपने हाथ से डाल रहे हैं। एक पेड़ लगा हुआ है उसमें जब पानी डालें तो नेचुरल तरीके से पानी मिलता है उसे, लेकिन जब हम डेडिकेटेड होकर खेती करें तो वहाँ पर अगर नेचुरल पानी नहीं मिल पा रहा है तो जब हम बाहर से पानी डालेंगे उसी को हम लोग इरिगेशन करना कहते हैं, ठीक है। इसी इरिगेशन से कनेक्टेड इस बार सवाल भी 2025 में आया था, जो कि कनेक्ट था मेडिवल इंडिया से, अरागत्ता से कनेक्टेड, वो भी इरिगेशन सिस्टम से एक कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। जो जो चीज़ें बोला करूं अगर आपको रेलेवेंट लगे उसको आप लिख लिया करिए। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए बनाया जाता है डैम, फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया जाता है डैम। अक्सर क्या होता है, एक रिवर फ्लो कर रही होती है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जहाँ जहाँ आसपास कोई विलेज अगर कवर होते हैं उसमें तो बह जाते हैं उसमें। इस वजह से डैम बनाने से उसका जो फ्लो होता है रोका जाता है, उसी फ्लो से एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, प्लस उसी स्टोर्ड वाटर को फर्दर इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, नेविगेशन के लिए भी कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पे रिजर्वायर बन रहा है, इन्हीं रिजर्वायर में बहुत ही टूरिज्म भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपग्रेड करने की बात कर रही है। कैसे, अब यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हुआ है तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोटिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फिशिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें अपग्रेड करता है कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल टूरिज्म सेक्टर को भी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने भी बहुत बहुत मदद करता है ये। कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मतलब मान लो ये रिवर बह रही है, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, तो वही सेम चीज़ होगी ना, पानी को हमें रिजर्वायर में यहाँ इकट्ठा हो रखा है, यहाँ पे डैम बना हुआ है, तो ये पानी अगर यहाँ हम डाल देंगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा ही ना। और जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो वहाँ की सॉइल भी अच्छी बन जाएगी। और ये जो डैम और रिजर्वायर है, ये कहीं ना कहीं जो सूखा पड़ता है उसमें जब वाटर रिजर्व रहता है तो सूखा पड़ने से कहीं ना कहीं में बचा लेता है ये। आप नोटिस करोगे साउथ इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं पेरिनियल नहीं है, पेरिनियल नहीं है। पेरिनियल मतलब ऐसा नहीं है कि 12 महीने वहाँ पानी बहता है, वो सारे के सारे नॉन पेरिनियल रिवर है। क्यों, क्योंकि साउथ इंडिया में कोई भी ग्लेशियर नहीं है, तो जब ग्लेशियर नहीं है तो पिघलेगा भी नहीं, तो वहाँ पानी कैसे आता है, पानी की डिपेंडेंस रहती है बारिश के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमने प्रॉपर तरीके से रिजर्वायर नहीं बना रखा है तो बस पानी यहाँ से निकलेगा, यहाँ बह जाएगा, पूरी जाके चला जाएगा बे ऑफ बंगाल में। लेकिन जब बीच में स्टोर कर लेते हैं पानी, तो पानी स्टोर होगा तो रिजर्वायर यहाँ पे बन जाएगा। रिजर्वायर बनाए तो पानी को स्टोर रखेंगे जब तक सूखा ना आए, और जैसे ही लगेगा भाई अब पानी पीछे से और एकदम छोड़ते जाएंगे पानी को, और जो पानी हमने सेव किया होगा उसको हम चैनलाइज कर देंगे थ्रू कैनल, जहां एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि क्यों रिजर्वायर और डैम को बनाया जाता है। मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि रिजर्वायर और डैम में डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है। आई होप आपको बात समझ में आ, आपको लग रहा हो सर अभी तो जोनल काउंसिल ही चल रही थी, अब ये कहाँ पे आ गए हम लोग। इसके पीछे रीजन देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप 10-15 आर्टिकल पे फोकस करेंगे तो आप एक चीज पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस एक पे करिए और एक से आप 10 नई चीज़ों को निकालिए, वो रेलेवेंस है। आप हमेशा, मैं कहता हूँ, इसीलिए आपसे मैं कनेक्ट करता हूँ यूपीएससी सिलेबस को। आप पेपर पढ़ क्यों रहे हैं, पेपर पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको जर्नलिस्ट बनना है। मेन ऑब्जेक्टिव आपका है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, कि आप अच्छे तरीके से समझ सको कि वो आर्टिकल को कैसे कनेक्ट करना है प्रीलिम्स में और मेंस में, ठीक है। चलो, अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन जो इंद्रापुर रिजर्वायर सिस्टम में है, कौन सा यूज़ किया जाता है, कौन इंद्रापुर रिजर्वायर, अलग अलग बोलते हैं ना, इरिगेशन सिस्टम के अलग अलग टाइप होते हैं,
ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अभी वो। लेकिन इंद्रापुरी में क्या यूज़ होता है, कैनल इरिगेशन का यूज़ होता है। कैनल इरिगेशन मतलब क्या है, जो आपको बताया, ये रिवर जा रही है, यहाँ से नाला बना दिया, अब ये नाला क्या होगा, यहाँ से पानी जाएगा खेतों में, जाएगा खेतों में पानी आएगा, वही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब खेती होगी तो क्या होगा, अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा, अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम चल रही है, कौन सी, पीडीएस, उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर उतना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जो फार्मर्स हैं उनको अच्छा प्राइस मिलेगा, जब प्राइस मिलेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छा हो जाएगा। जब वो अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हमारी आज भी इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो और ज़्यादा प्रमोट होगी। ठीक है, अब ये आपको एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में, क्योंकि वही सेम चीज़ें मैंने आपको बताई है कि ये इंद्रापुरी रिजर्वायर का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें चैनल्स, ब्रांचेस चैनल में बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि बस एक चैनल को बना दिया है। अगर ये सोन रिवर जा रही है, यहाँ पे इंद्रापुरी रिजर्वायर, ये पानी इकट्ठा हो गया तो यहाँ से एक नाला इन्होंने बनाया, ठीक है, ये नाला एक्स जहाँ पे आ रहा है, फिर इसी नाले से कनेक्ट एक और नाला बना दिया, ठीक है, अब ये नाला क्या है, ब्रांच चैनल कहलाएगा, वाई जहाँ पे, फिर इसी वाई से एक और इन्होंने बना दिया, ये कहाँ आ गया, जेड पे आ गया। हर एक पे इन्होंने अपना स्टॉपर लगा रखा है कि जब जिनको जैसे जहाँ पानी छोड़ना होगा छोड़ देंगे। ये आप समझ रहे हैं कैसे कनेक्ट कर, आपको रियल लाइफ सिचुएशन में कनेक्ट करना है। आप सोचिए आपका गांव जहाँ पे, वहाँ कैसे पानी आ रहा है, खेतों में पानी कैसे आ रहा है, ग्राउंड वाटर से कर रहे हैं, तो सोचिए ग्राउंड वाटर से अगर इतना होगा तो ग्राउंड वाटर में डिप्लीशन बहुत ज़्यादा होगा। और डिप्लीशन जैसी हो तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, जो अभी रिसेंट आर्टिकल मैंने आपको समझाया था कर्नाटका से कनेक्टेड, कि वहाँ पे वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से कई विलेजेस पूरी तरह से सूख रहे हैं। ठीक है, उनका ग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग वेरी वेरी लो। ठीक है, चलिए, अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन में पहला आपको मैंने बताया कैनल इरिगेशन, इंद्रापुरी उसी के ऊपर बना है। टैंक इरिगेशन भी एक तरीके से होता है। टैंक मतलब टंकी में वाटर को मतलब रिजर्व कर लेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे इरिगेशन पर्पस के लिए। कहाँ पे, साउथ इंडिया में बहुत यूज़ होता है। अब क्वेश्चन, जब भी कोई चीज़ है उसमें क्वेश्चन पूछो वाई साउथ इंडिया में क्यों यूज़ होता है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहाँ पे पेरिनियल रिवर नहीं है, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई नहीं होती। जो वाटर सप्लाई होती है तो वो लोग बड़े बड़े टैंक बना लेते हैं, सीमेंट के, जैसे भी उनकी फैसिलिटी हो स्टोर कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी हो तो उसमें वाटर की स्कैरसिटी ना हो। वेल इरिगेशन, अगेन तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वेल में क्या क्या, आप अपने गांव में देखोगे तो वहाँ पे कुआं से पानी निकाल के यूज़ किया जाता है। अब कभी कभी पंप का भी यूज़ होता है, पहले मैनुअल मेथड होता था। जैसे ही मैनुअल मेथड बोलूँ, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अरागत्ता से कनेक्टेड जो सवाल इसी 2025 में आया था। आपका अब ऑब्जेक्टिव ये है, आप जाके देखिए क्या सवाल था वो। ड्रिप इरिगेशन के लिए भी, मतलब एक टाइप का इरिगेशन, ये मैं वो बता रहा हूँ कितने टाइप्स के इरिगेशन होते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि पानी को डायरेक्टली डाला जा रहा है रूट में। ठीक है, मान लो ये एक सीक्वेंस में ऐसे ये एक्स वाई जेड पेड़ लगे हैं, तो इनके रूट्स में पानी, छोटी छोटी पाइप लगाई जाएंगी और वो पाइप से पानी सिर्फ रूट में जाएगा। इससे क्या होता है, वाटर वेस्टेज बचता है। नहीं तो पानी एक साथ ले हर हर गंगे कर दोगे उठा करके तो क्या होगा, पानी वेस्ट भी हो जाता है इसमें। और जब पानी वेस्ट होगा तो अगर वहाँ पे पानी की स्कैरसिटी है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। ठीक है, ये भी एक टाइप का इरिगेशन है। स्प्रिंकलर इरिगेशन भी, स्प्रिंकलर में क्या होता है, यही सेम तरीके, मतलब सीक्वेंस में ये पौधे पड़े हुए हैं तो यहाँ पे ऐसे ही करके ये लोग फुव्वारा टाइप लगा देते हैं ऐसे खड़े। आप डालिए स्प्रिंकलर इरिगेशन नेट पे तो आपको दिख जाएगी इमेज। तो वहाँ पे ऐसे बोलते हैं ना, फुव्वारे की तरफ स्प्रिंकल करता है वाटर को, पूरी उसमें नोजल्स लगे होते हैं 360 डिग्री में, तो वो वहाँ पे पानी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिफ्ट इरिगेशन वही सेम चीज़ है। वाटर को रिवर से, वेल से जब लिफ्ट किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। वेल इरिगेशन में कुओं का यूज़ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लिफ्ट इरिगेशन इज सिंपली कि जब हम वाटर को लिफ्ट कर ले रहे हैं रिवर से, समझ रहे हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील होते हैं। एंड इस यूपीएससी कभी ऐसे सवाल नहीं पूछेगा वेल इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन में फ़र्क, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर वेल इरिगेशन तो उसमें लिफ्ट का प्रोसेस तो होगा ही ना कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं फरो इरिगेशन में क्या होता है। फरो इरिगेशन में क्या होता है, वाटर को रो में चैनल कर दिया जाता है। कैसे, जैसे आप देख रहे हो ये क्या कर दिए, चैनल बना दिए हैं, यहाँ पाइप लगा दिए हैं। अब ये एक एक पाइप में भाई साहब ये चैनल बना है, पूरा पाइप उसी चैनल में बनी है, तो ये फरो इरिगेशन है। आप कनेक्ट कर सकते हैं विजुअलाइज करके कि जो पाइप लगी है, ये पाइप जब पानी खो जाएगा तो इसी सीक्वेंस में जाएगा। ठीक है, अब मेन रीज़न इतना समझाने का ये था क्योंकि ये मेन से कनेक्टेड है। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपने एक टॉपिक ख़त्म भी कर लिया है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। सोचिए एक टॉपिक विद इन 10 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा समझा दिया मेंस का, समझ रहे। अगर मैं सिर्फ अभी आर्टिकल पे फोकस करता तो आपको चीज़ें ना हो पाती कहीं ना कहीं, समझ रहे। चलो,
अब मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के लिए रेलेवेंट है। अब इस आर्टिकल में बताने से पहले इसका एक बेसिस मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत इसको कनेक्ट कर पाएँ। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि भाई साहब ऐसा है कि आप आधार और वोटर आईडी को भी एक्सेप्ट करिए, ठीक है, एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। जो आप स्पेशल इलेक्टोरल रिवीजन कर रहे हैं, स्पेशल बोलते हैं ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे हम लोग कहते हैं SIR सर करके, तो ये जो कर रहे हो इसमें आप आधार और वोटर आईडी को भी कंसिडर करो। दैट्स ऑल, न्यूज़ इतनी थी। अब बोलो सर बस इतना न्यूज़ पढ़ के छोड़ दें, ये तो फिर एक तरीके से बस काम हो जाए। सुबह इंसान चाय पीता है, चाय पीने के लिए क्या करता है, एक बार पढ़ा, हाँ ये देश दुनिया की खबर हो गई, मोटी मोटी समझ लिया। अरे भैया अगर आपको मोटा ही मोटा समझना है तो आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको UPSC स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में जानना ज़रूरी हो जाता है। अब समझते हैं कि आखिर है क्या, बिहार की कंट्रोवर्सी क्या है। पहली बात तो 2003 में लास्ट इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया था बिहार में, ठीक है। अगेन अब होता क्या है रिवीजन में क्या होता है कि जो स्टेट होता है उस स्टेट में जो वोटर्स हैं उनकी दोबारा से काउंटिंग की जाती है, उनकी लिस्ट दोबारा प्रिपेयर होती है। अब अगर 2003 में हुआ था, 2003 में जो लोग थे अब तो काफ़ी लोग डिसीज़ हो चुके होंगे, मर चुके होंगे, है ना, हम उस डेटा के हिसाब से नहीं चल पाएंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो एक मोटा मोटा डेटा है, मान लो यहाँ बोले 1 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी वो चुपचाप आते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं। लेकिन इस बार ये जो रिवीजन हो रहा है इसमें क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी लिस्ट ही बन रही है बिहार में कि आखिर एग्जैक्ट वोटर हैं कितने बिहार के अंदर। तो अब जब ये वोटर होंगे तो रिवीजन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई साहब हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आपके कुछ स्पेसिफिक टारगेट डॉक्यूमेंट बोल दिया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर है तो वो होना चाहिए, आपका डोमिसिल है तो वो, मतलब इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आप दिखाओ, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिखाइए, एजुकेशनल रिकॉर्ड दिखाइए। अगर 2003 में आप वोटर लिस्ट में थे तो आप 2003 की वोटर लिस्ट दिखाइए। तो आप समझ रहे हैं ये सारे इन्होंने डाल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा लोगों से कि आप ये दिखाओ, तब हम आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इंक्लूड करेंगे। और उन्होंने कहा कि आधार, पैन, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ये करंट वोटर आईडी, फिर बोल रहा हूँ 2003 की वोटर आईडी नहीं, करंट वोटर आईडी को अकेला केवल प्रूफ नहीं माना जा सकता कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। जैसे ही सिटीजनशिप के ऊपर बात हो तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि आधार कार्ड क्या एज अ सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट यूज किया जा सकता है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दी थी। और इवन दो खुद UIDAI भी यही सेम चीज़ कहता है कि भाई साहब आधार कार्ड किसी भी तरीके से सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर उसी से कनेक्टेड एक और सेकंड सवाल आया था कि आधार मैंडेटरी है इंश्योरेंस, अगर कभी भी कोई आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हो तो वहाँ पे आधार बहुत मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो पूछा गया था सही है गलत है। एक और क्वेश्चन मतलब उसी में सेकेंड स्टेटमेंट भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जिसमें से जो स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास आधार नेसेसरी होना चाहिए। तो क्या सही है गलत है, ठीक है। मैं जब क्वेश्चंस, इट इज़ नॉट, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन उठा लाऊंगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं डिटेल हो जाएगी, बहुत ब्रॉड हो जाएगी। इसीलिए जब मैं वर्बली कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो ये आपका काम बनता है, तो आप बस नेट पे डालो आधार PYQ UPSC, सिर्फ आप इतना डालो, आपको प्रूफ दिख जाएगा जो चीज़ें मैंने आपसे अभी बोली हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोले, तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने इसको बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करोगे और इतना स्ट्रिक्ट करोगे, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर आपको करना है, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग आइसोलेट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग डी इनफ्रेंचाइज जिसे कहते हैं वो हो जाएगा, जो उनको वोटिंग राइट है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से कपिल सिब्बल उन्होंने क्या किया, इस केस को बना करके सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की और वहाँ पे कहा कि भाई साहब ये राइट टू वोट के अगेंस्ट है, क्योंकि इतनी जल्दी जो कर रहे हैं इससे यही होगा कि बहुत सारे लोग वोट ही नहीं दे पाएंगे इस बार। वही सेम चीज़ यहाँ पे शॉर्ट टाइमलाइन कहेगी, अपोजिशन ने कहा। मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, ये मैं इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि जब आप PDF में पढ़ें तो आपको आइडिया लग सके। बट अब ऐसा तो नहीं मैं वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे आपको ये पढ़ूँ फिर समझाऊँ, मैं ऑलरेडी एक बार ब्रॉडर वे में आपके लिए समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। अब ये चीज़ कंट्रोवर्सी क्यों बन गई वो भी आपको मैंने बता दिया। पब्लिक प्रोटेस्ट भी इस चीज़ के लिए चल रही है, रैली भी हो रही है, रोड ब्लॉक भी हो रहे हैं कि भाई साहब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इतनी जल्दी प्रोसेस में।
इलेक्शन कमीशन डिफेंस में क्या रहा है भाई साहब, ये लीगल है, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लोग भी इंक्लूड किए जा सकें इलेक्टोरल रोल में जो लोग अभी तक नहीं शामिल हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर क्लीन आउटडेटेड रोल, जो हमारा पहले का पुराना बोलते हैं ना आउटडेटेड लिस्ट है, उसको हटा करके एक प्रॉपर क्लीन रिवाइज्ड रोल बनना चाहिए। तो उसी चीज को इलेक्शन कमीशन लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आप समझते हैं हिस्ट्री ऑफ वोटिंग आखिर है क्या, वोटिंग की इतनी बात कर रहे हैं। अब इसी के लिए मैंने यहाँ पे इसलिए डाला क्योंकि ये रेलेवेंट है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जीएस पेपर ऑल दो 3 है, चलो सेकंड का मैंने नहीं डाला है, मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ। अगर आप जीएस पेपर 2 का सिलेबस सिर्फ नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, जीएस पेपर 2 का खोलिए, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशन या अदर कंट्रीज। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज या कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो आप दूसरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करिए। तो जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। जो जो चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ जो भी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, उसका होल सोल ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिलेबस है। मैं सिलेबस से हटके कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। रीज़न सबसे बड़ा यही है, अगर मैं ब्रॉड करूँगा तो इट विल बिकम लाइक एन ओशन, ठीक है। एक एक 1.5 घंटे का वीडियो बन तो जाएगा, लेकिन उसमें आपका रेलेवेंस सिर्फ 1-2 लाइन का होगा, ठीक है। जनरली बट आई हैव सीन कई समरीज में वहाँ पे क्या होता है 10-10, 15-15 आर्टिकल लिए जा रहे हैं, वो बहुत ही इंटेंसिव तरीके से। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ बैड, बट हाँ रेलेवेंस आप देखिए कि क्या आपके लिए रेलेवेंट हो पा रहा है, क्योंकि आपकी रेलेवेंस तभी देखी जा पाएगी जब आप उस जो आपको समझाया जा रहा है आर्टिकल, उस आर्टिकल से आप कुछ कंटेंट निकाल पाओ। लेकिन आप सिर्फ न्यूज़ पढ़ लोगे, कंटेंट आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो और आप फील ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन से जीएस सिलेबस में कनेक्ट है। और वो तभी हो पाता है जब आपको पीवाईक्यू बताया जाए, वो तभी हो पाएगा जब मैं आपको एग्जैक्ट सिलेबस से कनेक्ट करूं। तो अभी आपको जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम बताया वो तुरंत मैंने बताया कि ये इस पेपर से कनेक्टेड है, ठीक है। आप समझते हैं हिस्ट्री ऑफ वोटिंग क्या है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी, अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग राइट्स थे वो लिमिटेड थे कुछ लोगों से, ऐसे नहीं सबको मिल गए थे, ठीक है। जो जेस मिल है उन्होंने कहा था कि जो वोटिंग राइट है एनलाइटेंड लोगों के लिए है, मतलब उन लोगों को हटा देना चाहिए, वो जो लोग इग्नोरेंट हैं या लो लेवल के हैं उनको हटा देना चाहिए। तो यूके ने जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे, मेल प्रॉपर्टी ओनर्स, इनिशियली केवल उन्हीं को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किया था 1918 में, वुमेन को फिर इवेंचुअली 1928 में प्रोवाइड कर दिया गया था। इसी से कनेक्टेड आपको 1919 का आर्टिकल 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ पर भी वोटिंग राइट की कहीं ना कहीं बात की गई थी। फिर 1935 में वुमेन को वोटिंग राइट की बात की गई थी। आप कनेक्ट करो तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है पहले ही, क्योंकि सॉरी, तो जो चीज़ पहले यूके में हो रही है फिर वो चीज़ इंडिया पे रेप्लिकेट हो रही है ना। नोटिस करो लिटरेसी कब 1930, एक सेकेंड, क्या हो रहा था 1920 में वुमेन को, फिर 1935 में इंडिया में बात की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। तो ये पूरा इसका एक कहीं ना कहीं क्या है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हिस्ट्री ऑफ वोटिंग क्या थी। ये यूएसए की बात थी, ऑल्दो ये यूके की बात थी। यूएसए में जो वोटिंग राइट थी पहले केवल अफ्रीकन अमेरिकन को लीगली 1870 में मिला था, वुमेन को 1920 में मिला था। और जो बोलते हैं ना पोल टैक्सेस लिटरली टेस्ट होते थे, वो केवल कुछ लोगों तक एक्सेस होते थे, बट इवेंचुअली सारी चीज़ें हटा दी गई, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कनेक्ट करो, वुमेन को 1920 में यहाँ दिया जा रहा है, फिर वही चीज़ 1928 में यहाँ आ रही है, फिर वही चीज़ इंडिया में आ रही है। आप देख रहे हैं कैसे कनेक्शन बैठ रहा है, लूप बनता है। तो व्हाट डज दिस शोज, तो अगर कभी भी ऐसे में फिलोसफिकल टॉपिक को आया हुआ है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ पीपल ऑन अदर पीपल्स माइंडसेट, तो वहाँ पे ये आप चीज़ नोट कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर कोई एक स्टेप लेता है, उस एक स्टेप से वहाँ बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है एक कम्युनिटी का या एक ग्रुप का, और वो लोग खुश होते हैं, तो वही चीज़ बाकी जगहों भी फॉलो की जाती हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कनेक्ट करके। चलिए इवोल्यूशन अब समझते हैं, वो तो मैंने पूरी वर्ल्ड की बता दी। अब इंडिया में वोटिंग राइट का देखते हैं कैसे अडॉप्शन हुआ। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी स्टार्ट की गई थी, ठीक है, सबको वोटिंग राइट देने की बात की गई थी। अब आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू वोट होना चाहिए हर एक एडल्ट को, चाहे वो किसी भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन की कुछ भी उनके पास हो, ये सब के आधार पे उनकी वोटिंग राइट उनसे नहीं लिए जाना चाहिए। इनिशियली वोटिंग एज केवल 21 थी, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा ये 18 कन्वर्ट, आपके दिमाग में होना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं
कि 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस्ड एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 टू 18। ऑब्वियसली गलत हो जाएगा क्योंकि 61st है। बोल सकते हैं कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिड दिस, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं 91st तो नहीं किया। तो ये सारे तरीके होते हैं गलत करने के क्वेश्चंस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में ये चीज़ कही थी कि डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और डेमोक्रेसी वर्क करने के लिए वोटिंग राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वोटिंग कहीं ना कहीं एक बहुत ही डेमोक्रेसी में एक कोर वैल्यू रखती है, ठीक है। अब ये जो राइट है इम्प्लीमेंट किया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, और 1951 में जो इलेक्शन कमीशन है कि वोटिंग तो राइट मिलेगा लेकिन वोटिंग कहाँ कराई जाएगी, तो वोटिंग में इलेक्शन किया जाएगा, इलेक्शन में लोग रखे जाएंगे, लोग कुछ गलतियां भी करेंगे, तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट करके इन्होंने वोटिंग राइट इंडिया में स्टार्ट किया गया था। इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है इंक्लूसिव वोटिंग करना, ताकि रिमोट एरियाज़ में भी लोग वोट कर सकें। जैसे रिमोट एरियाज़ की बात हो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इस बार जो हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहाँ पे लक्षद्वीप की कौन सी रिमोट ट्राइब ने भी वोट दिया था। फिर उसमें आपके दिमाग में आना चाहिए अंडमान एंड निकोबार में शॉम्पेन ट्राइब का क्या रोल था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट हो जाएंगी, समझ रहे। चलो अब आते हैं हम लोग, क्या वोटिंग राइट फंडामेंटल राइट है इंडिया में? रियलिटीज नहीं। कई बार इस पे केसेस हुआ है, कई लोगों ने कहा है कि क्या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग को एज अ फंडामेंटल राइट नहीं डाला गया है। उसके पीछे रीज़न भी था। अगर देखा जाए तो अंबेडकर ने कहीं ना कहीं, अंबेडकर थे, केटी शाह थे, तो वो लोग इस चीज़ को चाह रहे थे कि भाई फंडामेंटल राइट के तरीके से वोटिंग राइट को भी इंक्लूड कर दिया जाए कि वो भी एक फंडामेंटल राइट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको नहीं इंक्लूड किया। लेकिन अब प्रेजेंट की हम सिचुएशन देंगे तो हमें समझ में आएगा, अगर सबको हम इसको फंडामेंटल राइट बता देंगे तो फंडामेंटल राइट अगर वोटिंग को बना देंगे, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन मेकिंग वोटिंग राइट अ फंडामेंटल राइट, एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग, ऐसे बोल सकते हो, एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग वोटिंग राइट इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या इंपैक्ट हो सकता है उसका। तो आपको सोच के देखना है कि अगर हम फंडामेंटल राइट बना देंगे तो अगर उसका वायलेशन होगा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 रिट जुरिसडिक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से न जाने कितने क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे, सोच के देखो ब्रॉडर लेवल पे। क्योंकि अभी क्या होता है कि कोई जेल में है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फंडामेंटल राइट बना दोगे तो ऑलरेडी अभी देख रहे हो कि इतनी सारी लिस्ट बन रखी है, ठीक है। और अगर और इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा तो ये जो लिस्ट है ना केसेस की, दिस विल क्रॉस मिलियंस में, ठीक है। तो कुलदीप नायर केस 2006 में आप इसको मेंशन कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब जो हमें एक्ट के द्वारा, आपको मैंने बताया स्टैट्यूटरी राइट है, तो स्टैट्यूटरी राइट मतलब जो पार्लियामेंट में बनाया गया हो। तो पार्लियामेंट में राइट्स भी बनाए गए हैं, पार्लियामेंट में स्टैट्यूटरी बॉडीज भी बनाया गया है। एग्जाम्पल आपको मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 62 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इसको स्टैट्यूटरी राइट बोलता है, फंडामेंटल राइट नहीं कहता है इसको, ठीक है। अब फिर राजबाला केस 2016 में जो 2 जज बेंच थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो वोटिंग राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, लेकिन फिर इसको ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो इसको ओवर रूल कर दिया गया। कहा गया नहीं, जो कुलदीप नायर बेंच थी इसके पहले वाली, जो उसने कहा था हम उसी पे प्रिवेल करेंगे। ये 2 जजमेंट में इन्होंने खाली कहा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब अगर रिसेंट व्यू देखें तो अनूप बर्नवाल केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको, बोलते हैं ना, दोबारा इसकी डिबेट को खोलने से मना कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं एक काम करो, वोटिंग राइट को फंडामेंटल राइट बना दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब ऐसा है, हम दोबारा इस डिबेट पे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास और भी बहुत सारे वर्क हैं कि आप दोबारा बस इसी पे चोचलेबाजी करो। अब जैसे ही ये वर्ड आया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए और कौन सी दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें करने में यही तो हो रही है कि ना सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है भाई साहब कौन सा भांग का नशा करके, सस्ता नशा करके आए हो कि अब तुम्हें सोशलिस्ट और सेकुलर से दिक्कत हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन ऐसे होता होगा, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेकुलर नॉट एक्सप्लिसिटली बट इम्प्लिसिटली तो मेंशन्ड ही है ना। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 कहीं ना कहीं क्या बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेकुलर वर्ड हटाने की जो बात की गई, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तो वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से ही स्टार्ट हो जाता है कि जब रिलीजियस राइट प्रोवाइड करते हैं आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ इनको आप यूज़ कर सकते हो
एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसकी डेमोक्रेटिक इंपॉर्टेंस है तो स्टैचुरी राइट ही, लेकिन इसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया है कि ये डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपेरेटिव है, क्योंकि इससे सिटीजन पार्टिसिपेशन होता है और इसी से डेमोक्रेसी सर्वाइव करती है। अगर पूछे सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी कैसे होता है, तो वहाँ पे आप ये पॉइंट डाल सकते हैं कि उसमें राइट टू वोट एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है उसके लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल हमारा ये डिस्कस करता है, आर्टिकल रिसेंटली नेपाल में फ्लड आई है, ठीक है। नेपाल में एक रिवर है जिसे हम लोग कहते हैं भोटे भोटे कोशी वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, भोटे कोशी रिवर, ठीक है। अभी मैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट समझा दूंगा। भोटे कोशी रिवर में अचानक से बहुत फ्लड आ गया, और जब फ्लड आया तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, इससे डिज़ास्टर भी काफ़ी हुई। लेकिन इस पर कंसर्न इतना रेज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बिना बारिश के हुआ है। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि रेन जनरली क्या होता है, पहले खूब बारिश होती है, जैसे केदारनाथ वाले केस में क्या हुआ था, पहले बारिश हुई, खूब ज़्यादा क्लाउड बस्ट हुआ, फिर बाढ़ आ गई। लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये आ गया कि कोई बारिश ही नहीं हुई है, बस अचानक से फ्लड आ गया। तो अब चांसेस ये हो रहे हैं कि मे बी ऐसा हुआ कि ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुआ। मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है ग्लेशियर लेक एक्चुअल में, ठीक है। डिजास्टर ओवरव्यू आपको एक बार दे देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके, और इसी आइडिया से आप इंडिया में भी कोई भी चीज़ समझो तो समझो कोई डिजास्टर आ रही है तो कैसे हुई। तो अभी अर्ली मॉर्निंग जुलाई 2025 में ये चीज़ हुई है, रसुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रसुआ एज अ न्यूज़ इन प्लेस बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी रिलेवेंट है, क्योंकि ये रसुआ जो आप देख रहे हैं ये नेपाल के साथ चाइना की बॉर्डर है, और नेपाल का कंप्लीट मैक्सिमम ट्रेड चाइना के साथ इसी बॉर्डर के साथ होता है, सबसे बड़ी बॉर्डर कह सकते हैं आप, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो फ्लडिंग है, बोलते हैं ना, जो भोटे कोशी रिवर है इसमें अचानक से फ्लडिंग आई, और ये रसुआ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ये बॉर्डर बनी थी, यहाँ पे इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ था, जिसे हम लोग फ्रेंडली ब्रिज, चाइना ने कहा भाई साहब हम ना फ्रेंडली ब्रिज बना रहे हैं ताकि हम आपस में ट्रेड कर सकें। तो फ्रेंडली ब्रिज पूरी तरीके से टूट गया, ठीक है। और जो टूटा तो टूटा, लेकिन उसमें पॉइंट जनरली क्या होता है, फ्लड आ रही है तो बोलते हैं रेन है, लेकिन रेन हुई ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन चीज़ निकल के चली आई। इससे ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट क्या हुआ, एटलीस्ट 9 लोग मरे हैं, ठीक है। इसमें नेपालीज 6 शामिल और 2 मतलब 6 चाइनीज़ भी शामिल है, जो 19 मिसिंग है उसमें। ये मतलब कोई डेटा रटना नहीं है, सब मैं बात बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट, एक बोलते हैं ना एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बन सके। डैमेज क्या हुआ है, नेपाल चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसका ब्रिज है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ऐसा तो है नहीं केवल ट्रेड ही हो रहा है यहाँ पे, और भी आसपास लोगों का पूरा यहाँ पे इधर से उधर लोग जाते थे इस कंट्री से उस कंट्री, वो भी इम्पैक्ट हो गया। इतने जो व्हीकल्स थे ये इम्पैक्ट हो गए। हाइड्रो पावर जो डैम था वो भी इम्पैक्ट हो गया। कस्टम पोर्ट जो था वो भी, मतलब एक तरीके से ये बहुत ही की न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। क्योंकि इंडिया अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रखा है चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रेफरेंस में। आपको मैंने बताया था ट्राइलेटरल नेक्सस के कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज़ें बताई थी। फिर मैंने बताई थी किस तरीके से चाइना पाकिस्तान को एज अ लाइफ टेस्टिंग लैब यूज़ कर रहा है, अपने वेपन्स को दे रहा है और वो वेपन्स यहाँ इंडिया में टेस्ट किए जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलते में ये जो एक आता है बहुत ही की कंसर्न है। अब जो ये गया हुआ है इसका डेवलपमेंट दोबारा कैसे होगा, अब चाइना किस तरीके से यहाँ पे नई स्ट्रेटजी खेलेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना, ठीक है। आप सस्पेक्टेड कॉस्ट निकल के आते हैं। सस्पेक्टेड, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब क्योंकि रेनफॉल तो हुई नहीं है, क्योंकि रेनफॉल जनरली कहाँ डिस्कस होगी, रेनफॉल अगर ये रसुआ डिस्ट्रिक्ट है मान लेते हैं, आप नोटिस करो यहाँ पे, तो रेनफॉल या तो ऊपर वाले रीजन में हुई होगी, यहाँ से रेनफॉल हुई होगी तो वही बाढ़ यहाँ पे आई होगी। तो रेनफॉल डिटेक्ट नहीं हुई है नेपाल के रीजन में, ठीक है। और अभी भी प्रॉपर डेटा नहीं है कि ऊपर क्या मॉनिटरिंग हुई है। नेपाल ने खुद ये चीज़ कही कि भाई साहब हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है, ना ही हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं इस तरह से कि पहले से बता दें कि भाई बारिश होने वाली है, इस बारिश से फ्लड आएगा। बारिश हो रही है ये बता सकते हैं, लेकिन बारिश का इंटेंसिटी किस लेवल पे होगी अभी भी हमारा टेक उतना ज़्यादा नहीं अपग्रेड हो पाया है। तो जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाँ, टेक अपग्रेडेशन इज द रिक्वायरमेंट इन मेट्रोलॉजी, ठीक है। अब पॉसिबल कॉजेस क्या क्या कहे जा रहे हैं। पहला कहा जा रहा है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट या तो लैंडस्लाइड लेक आउटबस्ट होगा। अब ग्लेशियर लेक आउटबस्ट क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। मान लो ये एक ग्लेशियर है, ठीक है, ये ग्लेशियर बना हुआ है, ये ग्लेशियर का राइट है, ये ग्लेशियर का लेफ्ट है। मान लेते हैं ये चाइना है, ये नेपाल है, ठीक है। अब ये आपको मैं ओवरऑल मीनिंग बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये ग्लेशियर पिघल रहा है धीरे राइट साइड पे, सॉरी ये लेफ्ट है, आई एम रियली सॉरी, एक सेकेंड।
ये जो है, यस, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे ग्लेशियर का हिस्सा पिघल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी बनना स्टार्ट हो गया, मतलब एक समझ लो रिजर्वायर बन गया है पानी का बहुत ज़्यादा। तो जब पानी आएगा तो विद ग्रेविटी इस राइट साइड पे पुश करेगा, ठीक है। तो मान लो इसकी थिकनेस है, हम मोटा मोटा ले लेते हैं कि 100 यूनिट की थिकनेस है, ठीक है। अभी सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल। तो ये इसमें से 50 यूनिट जब पिघल गया तो 50 यूनिट वाटर हो गया और 50 यूनिट इधर हो गया तो बराबर। लेकिन जैसे ही 60 यूनिट होगा तो वाटर का प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा, तो 70 होगा तो और प्रेशर पड़ेगा। तो पिघलते पिघलते एक सिचुएशन ये आएगी कि ये पूरी तरीके से जो बाकी बचा हुआ ग्लेशियर है इसको पूरी तरीके से पिघला देगा, तोड़ के बहुत ही हाई इंटेंसिटी से। जो यहाँ पे 60 यूनिट पानी इकट्ठा हुआ है, 70 यूनिट पानी इकट्ठा हुआ, ये सारा का सारा बहेगा और इतनी इंटेंसिटी से बहेगा कि नेपाल में आकर के तोड़फोड़ मचा देगा। वही सेम चीज़ हुई, यही तो होता है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट। अगर किसी के पास ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो क्वेश्चन भी पूछा गया था, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट की घटनाएं जो हो रही हैं उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये चीज़ क्वेश्चन है कि ग्लेशियर लेक आउटबस्ट कैसे होता है, क्या उसका रिलेवेंस है। अब सवाल देखते हैं लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट क्या होता है। सिंपल वही तरीका है, मान लेते हैं कि ये एक वो है प्रॉपर लैंड है, ये एक छोटा सा एक लैंड बना हुआ है हल्का सा उठा हुआ, ठीक है, माउंटेन मान लो कुछ भी। यहाँ पे एक लेक है, यहाँ मैं ग्लेशियर नहीं बोल रहा हूँ, लैंड बोल रहा हूँ। तो अब ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। अब इकट्ठा हो गया जब पानी यहाँ पे, तो ये चीज़ अब धीरे धीरे इसको काटने लग जाएगी, वेदरिंग होगी इन माउंटेन्स की। और जब वेदरिंग होगी तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इस माउंटेन के अंदर जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी कंपेयर टू द प्रेशर जो ये वाटर इनके ऊपर डालेगा। तो जब ऐसा होगा तो ये लैंडस्लाइड होगा यहाँ पे, और लैंडस्लाइड जब होगा तो पूरा का पूरा ये टूट जाएगा अगेन। बस फ़र्क ये है यहाँ ग्लेशियर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक लेक है और यहाँ पे एक ये सिर्फ लैंडस्लाइड हुई है, ठीक है। लैंडस्लाइड के पीछे रीज़न ये नहीं, कोई और रीज़न है। मान लो वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया और पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो गया। तो जो अभी तक रोका हुआ था लेक को, एक पूरा का पूरा पानी क्या होगा, फ्लो करेगा। और जब डाइवर्ट करके फ्लो करेगा तो उससे बहुत ज़्यादा फ्लड डिजास्टर आती है। आई होप आपको दोनों का रीज़न समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द मेन थिंग। अब अगर देखा जाए 1990 से 2033% इंक्रीज हुआ है ग्लेशियर लेक में, ठीक है। 16% ग्लेशियर लेक के नंबर्स में इंक्रीज हुआ है, समझ रहे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि ये ग्लेशियर लेक के नंबर की बात हो रही है, ग्लेशियर लेक के एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑक्यूपाई जो हो रहा है। बोलते हैं ना कि ये एरिया अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर का है तो ये एरिया कवर कर रहा है। लेकिन ग्लेशियर लेक मान लो यहाँ पे कुछ ही यूनिट, लेकिन एरिया कवर कर रहा है ना, क्योंकि एक बार वहाँ पे अगर पूरा पानी भर चुका होता है तो एरिया में काउंट किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको वही बताया था, जब रिवर अपना कोर्स चेंज करता है तो चेंज होता है तो वहाँ पे एल्यूवियल फैन बन जाता है, ठीक है। मैं कनेक्ट करते हुए चलता हूँ ताकि आपको एक फील हो कि हाँ चीज़ें थोड़ी बहुत कनेक्ट हो रही हैं। अब इसी के साथ जब ये क्वेश्चन उठा तो उसके साथ एक और होता है त्रिशूली बेसिन। ये भी एक रिवर है त्रिशूली। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं बता क्यों रहा हूँ, इन दोनों का इंडिया में कॉन्टेक्स्ट क्या है। त्रिशूली बेसिन को भी हाईली मॉनिटर, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है ग्लेशियर लेक की। इससे भी हो सकता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब इससे क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट कंसर्न क्या क्या निकल के आते हैं। अब जब ये इतने सडन फ्रीक्वेंसी में फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लिंक हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। ग्लेशियर पिघल रहा है कैसे, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तभी तो ग्लेशियर पिघलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं वार्निंग एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं कि भाई साहब जो अनरेगुलेटेड हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं आप उन हिमालयन रीजन में जो कि बहुत कमज़ोर हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। इस चीज़ पे कहीं ना कहीं प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक रिस्क असेसमेंट होना चाहिए लोकल जोग्राफिक पैटर्न का, ताकि ये पता किया जा सके कि क्या जो आप चीज़ें कर रहे हो वो बहुत डिज़ास्टर तो नहीं लाएंगे इन फ्यूचर। अगर इसका स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल एंगल बात करें तो रसुआ अगेन ये सारी चीज़ें आपको बता, एक बार सिर्फ पढ़ लो इस चीज़ को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशनल बैटल चांस करें तो ये हो रहा है कि कोई भी अर्ली वार्निंग नहीं थी, फिर भी कहीं ना कहीं चाइना ने ये प्रिकॉशनरी नोटिस दिया था कि भाई साहब कुछ हो सकता है, लेकिन वार्निंग नहीं दी कि ऐसा हो, नोटिस दे दी कि ऐसा है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये नहीं कि आने वाला एक दिन पहले भैया आ रहा है बच जाओ। और कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म नहीं है किसके बीच में, नेपाल और चाइना के बीच में। और कोई भी ट्रांस बाउंड्री हाइड्रोलॉजिकल कोऑपरेशन भी नहीं एग्जिस्ट करता है। तो जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी कि भाई साहब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो कोई डिजास्टर रिस्पांस कंसर्न्स भी नहीं क्रिएट होगा।
अब चाइना का क्या मतलब, चाइना कह रहा है भाई हमें क्या मतलब है, आपका हुआ आप जानो। अगर चाइना ने प्रॉपर तरीके से डेटा को शेयर किया होता, चाइना ने बताया होता है, कोऑपरेशन होता नेपाल चाइना में कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, ऐसा होने वाला है, हम आपको ये डेटा दे रहे हैं, अब इसमें इस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि बस वो नेशन उनके फेवर में रहेगी, इतना कर दो कि वो लोग हमारे अंडर में रहें, बट इतना नहीं कि हम पूरा ही डेवलपमेंट पे करना स्टार्ट हो जाएंगे उनके। ठीक है, तो अब ये इंडिया के लिए कैसे कंसर्निंग हो जाता है, इंडिया के लिए पहले तो ये है क्योंकि ट्रांस बाउंड्री रिस्क को ये लेके आता है। ठीक है, कैसे ट्रांस बाउंड्री रिस्क को लेके आता है, क्योंकि इंडिया में भी जो रिवर्स हैं नेपाल से ओरिजिनेट हो रहे हैं। जो मैंने कोशी रिवर की बात की, तो ये जो कोशी रिवर है, ये इसके ऊपर ये बन कहाँ से रहा है पता है, ये जो आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, ये दिस वन, वेयर दिस भोटे कोशी रिवर जो है, इसमें कोशी जो आ रहा है भोटे कोशी रिवर ही है, इससे फिर आके कनेक्ट करता है इंडिया में, कोशी बनता है ये। ठीक है, और वो कहाँ से निकलता है, बिहार और ईस्टर्न यूपी से आता है। तो पॉइंट यही हो रहा है कि हमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना होगा नेपाल के साथ कि हम उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकें कि भाई साहब आपको प्रॉब्लम हो रही है, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। साथ ही साथ आप इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए ताकि हमारे यहाँ ऐसे फ्लड्स ना आए। तो डेटा शेयरिंग क्योंकि अभी लैक कर रही है, चाइना तो नहीं प्रोवाइड करता है, तो इंडिया की प्रिपेयर्डनेस भी इम्पैक्ट होगी। केवल नेपाल से तो रिवर आए, चाइना से भी तो आ रहे हैं ना, तो हाइड्रोलॉजिकल डेटा चाइना नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि चाइना से आ रहे हैं, वहाँ पे कितना ग्लेशियर कहाँ पे पिघला है वो सब इंडिया को नहीं पता चल पाता है, जिस वजह से हम लोग फ्लड के लिए नहीं प्रिपेयर हो पाते हैं, है ना। अभी हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में रीज़न दूसरा है, बट वैसा अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे, अगर उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कोई रिवर ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो उसमें कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया जाएगा चाइना का, क्योंकि उसने प्रॉपर डेटा नहीं शेयर किया होगा, वार्निंग नहीं दी होगी। तो इंडिया को भी बहुत ज़्यादा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का खतरा करंट में प्रिवेल कर रहा है, रीजन सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है कि नहीं। मान लो ब्रह्मपुत्र का एग्जांपल ले लो, ब्रह्मपुत्र रिवर पे अगर चाइना ने डैम बना दिया अपना, तो डैम बना के क्या करेगा, वाटर को रोकेगा तो रिजर्वायर बन जाएगा, रिजर्वायर बनेगा, और जब इंडिया कुछ अगर कोई टसल होगा, रिजर्वायर से पानी एकाएक खोलेगा, जो पानी आएगा वो इंडिया में आएगा इतनी स्पीड में कि आसपास के विलेजेस भी खत्म हो जाएंगे। तो इसको देखिए, मिलिट्री का यूज़ नहीं कर रहा चाइना डिप्लोमेसी का यूज़ करके इंडिया को अपने अंडर में करने की कोशिश कर रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा प्रोजेक्ट्स होते हैं हिमालयन, अभी रिसेंट में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो तो कंसिडर कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं कि वो मतलब किसी भी डिज़ास्टर को झेल सकें, बट जो जनरल पास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नहीं किए गए। इसी वजह से कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने जो इनिशिएट किया था, जिसमें आपको एग्जांपल दिया ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को, फिर आपको कल मैंने बताया था नमीबिया में जो विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उसमें किस तरीके से इन दोनों कंट्रीज़ को इस कोलिशन का हिस्सा बनाया, जिसमें हम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर आइडियाज़ देंगे जिससे ये लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ास्टर रिजिलियंट बना सकें। तो कहीं ना कहीं हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा फ्रेजाइल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा रिजिलियंट नहीं है और अभी भी कमज़ोर है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस भी कहीं ना कहीं बहुत नीड ऑफ एन और आर रिक्वायरमेंट है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए बॉर्डर स्टेट्स जो बिहार और सिक्किम में है। कोऑपरेशन और स्ट्रांग होना चाहिए इंडिया, नेपाल, चाइना में, ताकि एक तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो क्लाइमेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो अच्छे से किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं त्रिशूली रिवर जो आपको मैंने बताई। त्रिशूली रिवर मैंने आपको कहा ना, नेपाल के लिए कहीं ना कहीं अभी कंसर्न ये है कि अभी तो ये आपको क्या भीटो कोशी के बारे में बताया, लेकिन भीटो कोशी के बाद एक और रिवर है जिसके हाई चांसेस हैं वहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, वो है त्रिशूली रिवर। अब जो त्रिशूली रिवर है यहाँ से ओरिजिनेट होके यहाँ से इसमें बुंदी गंडक मिलती है, फिर ये नारायणी बनती है और नारायणी आगे जाके गंडक रिवर बन जाती है। अब समझ में आया मैं क्यों त्रिशूली रिवर बोल रहा हूँ, क्या त्रिशूली रिवर का इम्पैक्ट गंडक पे हो सकता है कि नहीं। तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक रिवर था, रिवर को डाला गया था कि ये इस वेटलैंड को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को चेक करिए, आपको समझ में आएगा। तो अभी क्या है, त्रिशूली यहाँ से ओरिजिनेट हुई, अब ओरिजिनेट तिब्बत से हुई है, तिब्बत का रीजन वहाँ से ओरिजिनेट होकर नेपाल में आई, फिर यहाँ से कनेक्ट होते हुए इंडिया में आ गई है। वहाँ पे नेम्स खाली अलग अलग हैं लेकिन रेफरेंस तो एक ही है। अब अगर यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है तो ये चीज़ क्या इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी? इंडिया में जो रीजन है बिहार का, क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी? त्रिशूली डायरेक्टली एंटर तो नहीं हो रही है, बट वही नाम ही तो बदल रहा है कि वो त्रिशूली यहाँ आ रही है, यहाँ से नारायणी मिल रही, नारायणी मिल के गंडक कन्वर्ट हो जा रही है।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रोन है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को लेकर के, इसलिए हमें जो इस यहीं पे रसुआ रीजन भी है, रसुआ डिस्ट्रिक्ट भी यहीं पे है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से चैलेंज पोज करती हैं कि हम किस तरीके डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, चलिए अब भीटोकेशी रिवर के शॉर्ट पॉइंट्स अगेन मैंने आपको बता ही दिया है। भीटोकेशी रिवर जो है तिब्बत में अराइज होती है, नेपाल के थ्रू फ्लो करती है। रसुआ जहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट में पूरा ये ट्रेजिडी हुई है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी सन कोशी ज्वाइन करती है, फिर वही सन कोशी आगे चल के कोशी रिवर सिस्टम का पार्ट बन जाती है। कोशी रिवर इंडिया के लिए रेलेवेंट है, क्वेश्चंस भी आ चुके हैं इसमें। डिजास्टर जोन की बात करें तो फ्लैश फ्लड्स के लिए, लैंडस्लाइड्स के लिए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये कौन सी, भोतेकोशी रिवर। और यही भोतेकोशी रिवर पे ही करंट में नेपाल में आया हुआ है। आप सोच रहे होंगे सर था तो नेपाल ही, अब नेपाल को लिए में इतनी सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। इंडिया में डायरेक्टली उसका लिंक तो नहीं है, लेकिन कोसी बेसिन का हिस्सा है, तो चैलेंज इंडिया के लिए पोज होता है कि क्या पता कल को ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाए, तब हम क्या करेंगे उसमें। तो इस वजह से ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बैकग्राउंड क्या है चीज़ों का। ठीक है, अब आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ये कुछ मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़िए, करने की कोशिश करिए। इसका प्रैक्टिस वो जो मॉडल आंसर्स है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ये एक और आर्टिकल है जो यूरोपियन यूनियन से कनेक्टेड है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यूरोप जो फॉसिल फ्यूल है वो अभी भी पावर सेक्टर में यूरोपियन यूनियन के बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इसकी वजह से जो क्लीन एनर्जी आउटपुट है वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं प्रमोट किया जा पा रहा है। अब इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में। मैं आपको ब्रॉड एक फ्रेमवर्क देता हूँ। पहली बात अमेरिका को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, फिर यूरोपियन यूनियन को लाता हूँ, अब मैं इंडिया को लेके आता हूँ। ठीक है, अब इंडिया में एक चीज़ हो रही है कि इंडिया में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सकें, लेकिन अभी भी हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम ज़ीरो कार्बन एमिशन पे आ जाएं। जैसे मैं ज़ीरो कार्बन एमिशन बोल रहा हूँ तो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया के लिए पॉसिबल है कि वो ज़ीरो कार्बन की या फिर जो कार्बन इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ होता है हेल्थ केयर में, वो चीज़ पूरी तरीके से रोक सकता है इंडिया। ये चीज़ इंडिया ने कमिट की है इंटरनेशनल फोरम्स पे, ये क्वेश्चन था इसी 2025 में। तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाए, क्योंकि अभी भी हेल्थ केयर ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अभी भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा था, यूरोपियन यूनियन में आपने नोटिस किया होगा, यूके में और कंट्री, एक था कार्बन बॉर्डर टैक्स। उन्होंने कहा कार्बन बॉर्डर टैक्स में क्या कहा कि भाई साहब जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट में जितने कार्बन एमिशन होगा उस एमिशन के अकॉर्डिंग हम लोग टैक्स लगाएंगे, ये चीज़ कही उन्होंने। लेकिन अभी करंट सिचुएशन यूरोपियन यूनियन में ये हो रही है कि वहाँ पे फॉसिल फ्यूल का यूज़ और बढ़ रहा है, क्योंकि एनर्जी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। एनर्जी डिमांड जब इंक्रीज़ होगी तो फुलफिल तो सप्लाई होनी पड़ेगी। अब सप्लाई फुलफिल करने के लिए क्या रिलाई करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर ट्रांजिशन कर नहीं दिया है। अभी भी पावर ग्रिड फॉसिल फ्यूल से ही चल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन पे भी इम्पैक्ट कर रही हैं। अब एक सेकंड नज़रिया ये भी सोचिए यहाँ पे कि अमेरिका ने क्या किया था, बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब बिग ब्यूटीफुल बिल में क्या हुआ, बिग ब्यूटीफुल बिल में उन्होंने कहा कि जितनी भी क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे सोलर पावर हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, रिन्यूएबल सोर्सेज जितने हो गया, उन पे इंसेंटिव्स हम बाय 2027 देना बंद कर देंगे। तो इसकी वजह से कहीं, और अमेरिका ने कहा कि हम दोबारा से जो शेल गैस है, शेल गैस को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। ये कहाँ पे हुआ, अमेरिका ने ये सारी चीज़ें कहीं। अब जब अमेरिका ने कहा कि हम लोग शेल गैस एक्सप्लोर करेंगे, शेल गैस क्या होती है, वो होती है रॉक के अंदर जो गैस छिपी होती है, जैसे मीथेन हो गया, नेचुरल गैस हो गई। अब एक तरीके से अमेरिका कह रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल का एक्सप्लोरेशन और ज़्यादा करेंगे। तो आप कनेक्ट करिए, अमेरिका भी फॉसिल फ्यूल की तरफ कहीं ना कहीं रिवर्ट हो रहा है, मतलब बैक टू उसी पे जा रहा है। यूरोपियन यूनियन में भी अब कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इंडिया का ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन फिर भी हिपोक्रेसी ये हो रही है कि जो यूरोपियन यूनियन है ये कार्बन बॉर्डर टैक्स को इतना इंटेंसिवली लगाने की कोशिश करते हैं इंडिया पे, साथ ही साथ अमेरिका का देखा जाए तो वो उसके कमिटमेंट्स भी अब ऑल्दो इम्पैक्ट होंगे, जहाँ जहाँ इंटरनेशनल फोरम्स थे उन सब जगह पे
अब अमेरिका कंट्रीब्यूशन कम होगा क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ में, क्योंकि अब वो फोकस कर रहे हैं कि उन्हें एनर्जी डिमांड को फुलफिल करना है, चाइना से टैकल करना है। चाइना के साथ जो क्राइसिस चल रही है, कौन सी क्राइसिस, रेयर अर्थ एलिमेंट वाली मेन क्राइसिस चल रही है, तो वो चीज़ उनको टैकल करना है, तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट रिजर्व्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अब ये एक जियोपॉलिटिकल एरिना तैयार हो चुका है जो मैंने आपको कनेक्ट किया। दूसरी चीज़ ये समझ सकते हो, मैंने आपको पहले कहा था, अगर कोई एक इंसान बड़ा स्टेप लेता है तो उसके छोटे इंसान भी उसी को फुटपाथ को फॉलो करते हैं। जब अमेरिका ने ये स्टेप लिया बिग ब्यूटीफुल बिल के अंदर में, अमेरिका ने कहा कि अब हम लोग फॉसिल फ्यूल को दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे, तो यूरोपियन यूनियन ने भी उसको देखा और मैंने, हाँ भाई बात तो सिर्फ वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने भी सेम चीज़ स्टार्ट कर दी। क्या, अब वो भी फॉसिल फ्यूल में कहीं ना कहीं मतलब डिमांड को फुलफिल करने के लिए यूज़ होगा, और रिन्यूएबल सोर्सेज उतने नहीं होंगे तो इम्पैक्ट होंगे क्लाइमेट गोल्स में। जैसे ही मैं बोलूँ तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपका पेरिस क्लाइमेट गोल, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस बिफोर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में रखने की बात की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल दिमाग में आना चाहिए कि जो बोलते हैं ना ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उनके एमिशन को रोकने की बात की गई है। ठीक है, तो आपको ऐसे कनेक्ट करना है टॉपिक को। ये तो मैंने सिर्फ ब्रॉड तरीके से आपको समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हैं, और आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए और ब्रॉडर लेवल पे कि कितने अच्छे से आप इन की पॉइंट्स को अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।